हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 2 देख चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्रेंड जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। कल जो है हम लोग इसमें ये सब पढ़ चुके थे। समय हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज कार्य प्रणाली से। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कार्य प्रणाली। देखिए क्या है, यहाँ से देखते हैं वर्किंग मेथड। जब यंत्र की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है, जो लोह डिस्क को जो है आकर्षित करता है। क्योंकि लोह डिस्क की बनावट अखंडाकार जो है अंडाकार होती है और वह अपने केंद्र से दूर एक सिरे पर स्पिंडल में जुड़ी होती है। अतः डिस्क का बड़ा भाग कुंडली की ओर घूम जाता है, जिससे डिस्क के साथ जुड़ा स्पिंडल भी घूम जाता है और स्पिंडल से जुड़ा संकेतक पूर्णवाकृत पैमाने पर जो है विद्युत धारा का मान दर्शाता है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे गुण क्या है, गुण के बारे में बताया गया है। देखिए गुण क्या है। इस यंत्र का उपयोग डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा के मापन के लिए समान रूप से किया जा सकता है, क्योंकि चुंबकीय आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत धारा की दिशा से जो है अप्रभावित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपका मूविंग कॉइल यंत्र। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मूविंग जो है दूसरा पॉइंट है आपका, मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा इसका मूल्य कम होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है इस यंत्र की संरचना मूविंग कॉइल यंत्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, इस यंत्र के द्वारा अधिक एम्पियर्स मान की विद्युत धारा जो है सरलता से नापी जा सकती है। इसके लिए यंत्र में उच्च इम्पीडेंस वाली कुंडली प्रयोग की जाती है। ठीक है, अवगुण क्या है इसका? अवगुण देख लेते हैं। यहाँ देखिए अवगुण है इसका, इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता। पैमाना प्रारंभ में सघन होता है और बाद में खुला हो जाता है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय आकर्षण बल विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ व्युत्क्रमानुपाती m1 इंटू m2/d² हो जाता है, परंतु m1 व्युत्क्रमानुपाती I होता है, m2 व्युत्क्रमानुपाती भी I हो जाता है, चूँकि f व्युत्क्रमानुपाती I² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है। यंत्र में गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयोग किए जाने के कारण पाठ्यांक में घर्षण जनित त्रुटि विद्यमान रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यंत्र में हिस्टैरिसीस फ्रीक्वेंसी परिवर्तन तथा बिखरे हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण पाठ्यांक में कुछ त्रुटि विद्यमान हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह यंत्र वोल्ट मीटर के रूप में अधिक यथार्थ नहीं होता, क्योंकि जो है किसी वोल्ट मीटर में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए, जबकि इस यंत्र के प्रचालन के लिए अधिक विद्युत धारा मान कुंडली के अधिक प्रतिरोध के कारण जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है आपका,
प्रतिकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, यह यंत्र समान ध्रुवता वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों में विद्यमान प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आकर्षण प्रकार के मापक यंत्रों की तुलना में प्रतिकर्षण मापक यंत्र अधिक प्रसिद्ध होते हैं। इस यंत्र में मुख्यतः एक बड़ी बेलनाकार कुंडली, दो जोयल बेरिंग्स पर आलंबित एक स्पिंडल के साथ जुड़ी जो है सचल पत्ती, कुंडली के ढांचे से जुड़ी स्थिर पत्ती, जो है बॉल कमानी संकेतक, जो है पूर्वाकृत पैमाना तथा वायु अवमंदन प्रणाली होती है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे इस सिंबल में फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, प्रतिकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र है, ठीक है। ये जो आपका स्केल दिखाया गया है, पैमाना है, ठीक है, इसे हम लोग पैमाना कहेंगे। ये जो है आपका ये संकेतक तुलना भार है, और जो है यहाँ पे दिख रहा होगा ये संकेतक है, और जो है इधर में ये तुलना भार है, ठीक है। इधर जो दिख रहा है ये है अवमंदक पत्ती, और जो यहाँ पे दिख रहा है ये अवमंदक कक्ष है, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे जो दिख रहा होगा स्प्रिंग है, और ये जो आपकी कुंडली होती है, ठीक है, और उसके नीचे एक स्थिर पत्ती लगी होती है, और ये जो है आपका स्पेंडल होता है जो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इन सभी पार्ट से मिल करके बनता है आपका प्रतिकर्षण प्रकार मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, कार्य प्रणाली, वर्किंग मेथड के बारे में समझते हैं। देखिए, जब यंत्र की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है जो सचल तथा स्थिर पत्तियों में समान ध्रुवता का चुंबकत्व उत्पन्न करता है। समान चुंबकीय ध्रुवों में जो है प्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है स्पिंडल तथा उसके साथ जुड़ा संकेतक घूम जाता है, और वह एक जो है पूर्वकृत पैमाने पर विद्युत धारा का मान दर्शाता है। आगे देखिए क्या है, इस यंत्र में एसी विद्युत धारा मापन किया जाए तो उसकी जो है प्रवाह की दिशा परिवर्तित होने पर भी सचल तथा स्थिर पत्तियों में एक समान ध्रुवता वाला चुंबकत्व उत्पन्न होता है, और जो है चुंबकीय प्रतिकर्षण यथार्थ विद्यमान रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विशेषताएं क्या है। देखिए, यह यंत्र के गुण तथा अवगुण आकर्षण प्रकार के यंत्र के समान ही होती है। एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि यह यंत्र आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र की अपेक्षा अधिक जो है शीघ्र ही होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण की प्रक्रिया आकर्षण की क्रिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से संपन्न होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तालिका दिखाई गई है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है। देखिए तालिका में मूविंग कॉइल तथा मूविंग आयरन यंत्रों की तुलना किया गया है। तो देखिए इधर क्रम संख्या है, एक मिनट, देखिए सबसे पहले आपका क्रम संख्या, उसके बाद है मूविंग आयरन यंत्र, उसके बाद है मूविंग कॉइल यंत्र है, मूविंग आयरन यंत्र है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या दिया गया है, जो है इसका उपयोग केवल डीसी विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। वहीं पे जो है इसका यंत्र जो है इसका उपयोग जो है डीसी एवं एसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इसमें ईडी धारा अवमंदन प्रणाली प्रयोग किया जाता है, और जो है इसमें वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसे अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो है इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इसमें कुंडली सचल रहती है, और जो है इसमें कुंडली स्थिर रहती है और लो पत्ती सचल जो है रखी जाती है, ठीक है। इसमें यह शीघ्र ही होता, यह जो है
होता है और ये जो है अपेक्षाकृत कम सुग्राही होता है। ठीक है। अगला नंबर देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है। देखिए इसका पैमाना अनुपातिक होता है और जो है इसका पैमाना आनुपातिक नहीं होता है। ठीक है। ये देखिए इसके 7 नंबर पॉइंट क्या क्या कहता है। इसके द्वारा ली गई माप अधिक यथार्थ होती है और जो है इसके द्वारा ली गई माप जो है अपेक्षाकृत कम यथार्थ होती है। ठीक है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा जो है कॉइल के अपेक्षा जो है कम होती है। ठीक है। इसकी बनावट कम मजबूत होती है और जो है इसकी बनावट अधिक मजबूत होती है। ठीक है। इसमें देखिए इनमें विद्युत शक्ति व्यय कम होती है। ठीक है। इसमें जो है विद्युत शक्ति व्यय अधिक होती है। इसमें प्रयोग वोल्ट मीटर के रूप में जो सुगमता से किया जा सकता है। इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के रूप में अधिक यथार्थ से नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है आपका अमीटर। ठीक है। अमीटर से देखते हैं। देखिए अमीटर क्या होता है। देखिए किसी परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मापक यंत्र को अमीटर कहते हैं। अमीटर को बनाने के लिए मूविंग कॉइल यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। धारा मापने के लिए अमीटर को जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा मूविंग कॉइल यंत्र की शीघ्रता बढ़ाने के लिए उसकी कॉइल का जो है प्रतिरोध जो है न्यूनतम रखा जाता है। ठीक है। अगला देखिए एमसी अमीटर के पारस जो है परास का जो है विस्तारण। ठीक है। उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है। मौलिक मीटरों में यहाँ पे देखिएगा मौलिक मीटरों की मूविंग कॉइल स्वयं अधिक धारावाहन नहीं कर सकती है क्योंकि वे महीन तार की बनी होती है। मूविंग कॉइल से अधिक धारा मापने के लिए एक लघु प्रतिरोधक जिसे शंट प्रतिरोधक कहते हैं मापक यंत्र के टर्मिनल पर चित्र के अनुसार संयोजित किया जाता है। शंट प्रतिरोध के द्वारा मौलिक अमीटर द्वारा मापी जाने वाली धारा से अधिक धारा का मापन संभव होता है। एक शंट प्रतिरोध के उपयोग द्वारा अमीटर के परास को बढ़ाया या यथार्थ किया जा सकता है। इसे समझने के लिए दो समांतर प्रतिरोधकों में धारा प्रवाह के व्यवहार को समझना अति महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में संयोजन में दो प्रतिरोधक के बीच धारा विभाजित होती है एवं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा उसके प्रतिरोध के जो है विलोमानुपाती होती है। यथार्थ यदि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध दूसरे की तुलना में दोगुने हो तो बड़े प्रतिरोध की धारा छोटे प्रतिरोधक की धारा से आधी होगी जैसे कि चित्र बी में दर्शाया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे क्या हो गया है। इधर से करंट जा रही है और इधर से आ रही है। इसमें जो है एक शंट कॉइल लगा दिया गया है इधर से। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आधी हो जा रही है। देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया गया शंट प्रतिरोध का अमीटर का संयोजन दिखाया गया। ठीक है। और उसी प्रकार देखिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है बी में। ठीक है। परास का जो है विस्तारण यहाँ से जो है करंट जा रही है और जो है 1.5 वोल्ट इधर चला ही जाता 5 एम्पियर इधर चला जाता और 3 एम्पियर से इधर से होते हुए करंट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या समांतर क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों के बीच धारा के प्रवाह का विभाजन उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्र बी में प्रतिरोधक R1 की तुलना में प्रतिरोधक R2 का मान दोगुना होता है इसलिए R2 में धारा R1 की तुलना में आधी होती है। प्रत्येक मूविंग कॉइल का निश्चित DC प्रतिरोध होता है अतः जब एक कॉइल के समांतर में शंट प्रतिरोधक जोड़ा जाता है तो धारा कॉइल और शंट प्रतिरोधक में विभाजित होगा जैसा कि दो समांतर क्रम में संयोजित
प्रतिरोधकों में होता है। उच्च प्रतिरोध का के शंट प्रतिरोध का उपयोग करके अमीटर की मूविंग कॉइल की धारा को उस मान तक सीमित किया जा सकता है जिससे वह आसानी से जो है नियंत्रित कर सके। शेष धारा शंट प्रतिरोधक से प्रवाहित होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या। देखिए, समांतर परिपथों में वोल्टेज ड्रॉप चित्र में प्रदर्शित समांतर प्रतिरोध में दोनों प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टेज समान है। जैसा कि ओम के नियम के अनुसार पहले जो है स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टेज प्रतिरोध के प्रतिरोध मान और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखिए, इधर से आपका जो है 4.5 एम्पियर जाएगा, तो इस तरीके से अलग अलग रेजिस्टेंस से होते हुए जो है 4.5 एम्पियर इधर से निकल जाएगी। ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी क्या। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है जो है समांतर परिपथों में वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, देखिए, चूँकि R1 और R2 के सिरों पर समान वोल्टेज है, इसलिए प्रतिरोधक R1 के अक्रॉस वोल्टेज VR1 प्रतिरोधक R2 के अक्रॉस वोल्टेज VR2 के बराबर होती है। इससे R1 इक्वल टू R2 जो समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण से धारा मापन के लिए वांछित शंट प्रतिरोधक की गणना की जा सकती है। इसलिए R1 के सिरों पर वोल्टेज भी R1 इक्वल टू I1R1 और जो है R2 के सिरों पर वोल्टेज भी R2 इक्वल टू I2R2। चूँकि R2 और R1 के सिरों पर समान वोल्टेज है, इसलिए जो है VR1 इक्वल टू VR1 इक्वल टू VR2 हो जाता है, जिससे जो है R1 इक्वल टू IR2 हो जाता है। ठीक है, इस सरल समीकरण से किसी अनुप्रयोग के लिए एक मापक यंत्र के शंट प्रतिरोधक मान की गणना की जा सकती है। शंट समीकरण एक अमीटर और शंट प्रतिरोध का संयोजन चित्र में प्रदर्शित समांतर परिपथ किया गया है। इस परिपथ में प्रतिरोधक R2 को Rm माना गया है, जो कि मूविंग कॉइल के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। प्रतिरोधक R1 को RSH से व्यक्त किया गया है, जो कि शंट प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अर्थात समीकरण IR1 इक्वल टू IR2 को अब जो है RSH इक्वल टू IM की भांति लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर में आप लोग देखिए, इस फिगर में यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका अमीटर एवं शंट का संयोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक शंट कॉइल यहाँ पे लगा दिया गया है, शंट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और जो ऊपर से आपका जो है अमीटर का ये जो है आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और टोटली यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वर्क करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, इस समीकरण में यदि तीन राशियों के मान ज्ञात हो तो चौथे का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः मौलिक समीकरण RSH इक्वल टू IM/RM है, तो जो है RSH इक्वल टू IM/RM बाई ISH हो जाएगा। इस समीकरण से अमीटर के परास का विस्तार किसी भी मान तक करने के लिए शंट प्रतिरोधक की जो है गणना की जा सकती है, जहां RSH शंट प्रतिरोध है और IM मूविंग कॉइल के प्रवाहित होने वाली धारा है। RM जो है आपका
मूविंग कॉइल का प्रतिरोध है। ISH जो है शंट में शंट में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए शंट प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ISH कुल धारा एवं मीटर के पूर्ण पैमाना जो है विक्षेपण धारा मान के बीच का अंतर होता है। ISH इक्वल टू I माइनस IM, जहाँ I कुल धारा होगा। मीटर और शंट प्रतिरोधक समांतर में जो है R1 और R2 की भांति कार्य करते हैं, इसलिए RSH इक्वल टू IM बाई ISH हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे देखिए शंट प्रतिरोध की गणना, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ जो है आपका शंट प्रतिरोध की गणना है, अगला टॉपिक है इसका शंट प्रतिरोध की गणना। यहाँ से जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के लिए कमेंट खुला हुआ है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।